नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। दल बदल की जमीन पर 28 सीटों में से 19 सीटें जीतकर एमपी की सत्ता में आई बीजेपी के हाथ से दमोह सीट का निकल जाना बेशक अपूर्णीय क्षति वाला मामला नहीं है, लेकिन सदमा यह है कि हार अपनों के हाथों मिली है। झटका यह है कि खुद सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और संगठन के कद्दावर नेताओं की फौज की पूरी ताकत के बावजूद कांग्रेस दमोह सीट ले उड़ी। और सबक ये कि जिस कैडर बेस्ड पार्टी में निजी लाभ हानि छोड़कर कार्यकर्ता पार्टी पथ पर बढ़ जाया करता था, वहां भीतरघात का संक्रमण अब पैर पसारने लगा है। दमोह सीट पर बीजेपी की हार का सार क्या केवल वो जयचंद हैं, इशारों में जिनका जिक्र पहले खुद बीजेपी उम्मीदवार राहुल लोधी और फिर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। नतीजे आने के ठीक बाद आए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के ट्वीट की इबारत पर गौर किया जाए कि दमोह चुनाव परिणाम ने भविष्य की चुनौतियां, षड्यंत्रों और कार्यप्रणाली में सुधार के स्पष्ट संकेत दिए हैं। षड्यंत्र किसका था आखिर? क्या यह जीत की अभ्यस्त हो चुकी बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस की हार है? क्या यह हार नसीहत है कि दल में कांग्रेस का अतिक्रमण और शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच थोपे गए ये चुनाव दमोह के आम वोटर को रास नहीं आए? दमोह के दंगल में बीजेपी के पाले में कहां और आखिर कितने थे जयचंद? जवाब तो देना होगा। आपका इशारा किन की तरफ है? पूर्व मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है। उनका खुद का वार्ड हार गए। सिद्धार्थ मलैया के पास पूरे शहर की जिम्मेदारी थी, शहर एक तरफा हार गए। अपनों के हाथों लुटा है काफिला। नतीजे की रात बीजेपी उम्मीदवार राहुल लोधी का ये दर्द सुबह तक इशारों में जयचंदों पर निशानी के साथ बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सबक बन चुका था। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, निष्कासन होना चाहिए, जो लोग बोलते हैं कि पार्टी हमारी माँ है और उसके बाद अपन गद्दारी करते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के इस ट्वीट में भविष्य की चुनौतियों, षड्यंत्रों और कार्यप्रणाली में सुधार के संकेत, इशारा काफी था। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो साफ गोई से कह दिया कि ये लड़ाई हम अपनों से हारे हैं। चले गए छलछन्नों से और इस बार लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचन्नों से। ज्यादा खुशी न मनाए कांग्रेस, थोड़ी प्रतीक्षा करे। ऐसी भी क्या जल्दी थी कि कांग्रेस नेताओं से पहले बीजेपी नेताओं ने दी कांग्रेस उम्मीदवार को बधाई, वो भी तब जबकि 4 राउंड के नतीजे आने बाकी थे। शहरी वार्डों में बीजेपी की हार की वजह क्या केवल पार्टी का भीतरघात या बढ़ते कोरोना संक्रमण ने भी असर डाला, जिन्हें अघोषित रूप से जयचंद होने की संज्ञा दी गई? जयंत मलैया ने भी जवाब दिया और कहा, गलत उम्मीदवार से हारी बीजेपी। 3 माह पूर्व जो पार्टी में आए और एक हार बर्दाश्त नहीं कर पाए, और वो भी बड़ी हार बर्दाश्त करने का, कहने का वो नहीं छोड़ पाए, और उन्होंने आरोप लगा दिया। इस प्रकार से होना नहीं चाहिए, और अगर होता है तो ठीक है, अपना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। कांग्रेस के लिए ये जीत डूबते को तिनके का सहारा। फिलहाल कांग्रेस अपनी जीत के साथ बीजेपी में मचे घमासान का आनंद ले रही है। अब वो चार्ज लगा रहे हैं जयंत मलैया जी पे। जो गृह मंत्री है मिश्रा जी, वो भी कह रहे हैं कि जयचंदों की वजह से आ रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली जयंत मलैया जी पे उनका निशाना है। और कुल मिला के पूरी सरकार, 20 मंत्री, पूरा प्रशासन, 50 विधायक भारतीय जनता पार्टी के लगे रहे। उसके बाद ये इतनी लंबी हार उनकी हुई है। ये सिद्ध हो गया कि अब ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जीत के नहीं बना सकती, ये तो विधायक खरीद के ही बना सकती है। इसमें दो राय नहीं कि चुनाव छोटा हो या बड़ा, बीजेपी पूरी ताकत से लड़ती है। लेकिन दमोह चुनाव 2023 के लिए वाकई पार्टी के लिए बड़ा सबक साबित होगा कि केवल भारी भरकम प्रचार सभाएं और रैलियां नहीं, पार्टी की चिंता अब वो जमीन होनी चाहिए जिसे अपनों ने खोदना शुरू कर दिया है। जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी, भोपाल में मनोज राठौर, जितेंद्र शर्मा, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो दमोह बाई इलेक्शन के लिए फील्डिंग तो दोनों पार्टियों ने जमाई थी, लेकिन बाजी कांग्रेस मार ले गई, और वो भी बड़े अंतर के साथ। क्या वजह रही, क्या कारण रहे? स्वाभाविक है दोनों पार्टियां इस पर जरूर मंथन करेंगी भविष्य में, लेकिन अभी चुनौती संक्रमण की है, कोरोना से कैसे निपटा जाए। लेकिन हम आज दमोह बाई इलेक्शन पर ही चर्चा कर रहे हैं। गोविंद मालू जी प्रवक्ता बीजेपी, भूपेंद्र गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मृगेंद्र जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। दमोह केवल एक सीट नहीं बल्कि उस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि 2023 अब बहुत दूर नहीं है। अगर तैयारी आप करेंगे तो आज से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोनों सियासी दलों के लिए मंथन की दरकार है। कहां चूक गए? बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए कौन सा फॉर्मूला काम कर गया? मृगेंद्र जी। देखिए, ऐसा है, दोनों दलों के लिए निश्चित रूप से अब अगले चुनाव के लिए आधा समय लगभग बीत चुका है, आधा समय बचा, 2.5 साल बचे हैं और 2.5 साल के अंदर चुनाव हो जाएंगे। तो ये दमोह उपचुनाव जो है, कई चीजें एक फैक्टर में बीजेपी नहीं हारी, एक फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर इसके हार के कारण, जिसपे बीजेपी को मंथन करना चाहिए। अब कांग्रेस जीती है कैसे, उस पर भी कांग्रेस को भी मंथन करना चाहिए कि हमें भविष्य में और क्या रणनीति कैसी बनानी चाहिए ताकि जिस तरह से दमोह चुनाव जीते हैं अन्य जो चुनाव होंगे वो जीत सकें। इसमें बीजेपी के साथ जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है उम्मीदवार को लेकर था। अब ये बताइए, पार्टी के कार्यकर्ता हों, मुख्यमंत्री जी हों, प्रदेश अध्यक्ष जी हों, वहाँ के दोनों प्रभारी रहे मंत्री जी भूपेंद्र सिंह जी, गोपाल भार्गव जी, या केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हों, जो भी हों, अगर सबसे ज़्यादा जो देखने में समझ में आया कि कैंडिडेट का विरोध बहुत ज़्यादा था। कैंडिडेट राहुल सिंह लोधी उठा अपने जो उसका खुद का गांव है उसकी पोलिंग में हार गए। वहाँ उनको 98 वोट कम मिले हैं कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन से। तो ये ऐसी चीज़ है जिसकी अगर उम्मीदवार में कमी है तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे कितनी भी ताकत लगा लो, अगर उम्मीदवार ऐसा है कि उसको लेकर लोगों में नाराजगी है तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा है। दूसरी चीज, जो शहरी क्षेत्र में राहुल लोधी को लेकर काफी नाराजगी थी, चाहे उसमें कहा जा रहा है कि मलैया जी के लोगों ने काम किया नहीं किया। ये देखिए, ऐसा कोई काम करे या ना करे, लोगों में ये भावना रहती है किसको जिताना है। अगर किसी एक आदमी से कोई अगर हारने लगे तो फिर तो जिसका टिकट काट दिया जाता है तो वहां तो सामने वाली पार्टी जीते ही ना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि खुद भी उम्मीदवार को देखना चाहिए और वहां की पार्टी के लोगों को देखना चाहिए कि आखिर कैसी ऐसी स्थिति बनी कि हमारे उम्मीदवार का इतना ज्यादा विरोध हुआ। यही 2 साल पहले राहुल लोधी जी कांग्रेस के टिकट पे ही मलैया जी को हराया था, फिर आ गए। मुझे लगता है वहां की जनता ने बिल्कुल सही महत्वपूर्ण बातें मृगेंद्र जी आप कह रहे हैं, और बीजेपी के लिए वाकई में इन पर विचार जरूर करना होगा। क्या वाकई में आपने गलत कैंडिडेट दे दिया? जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर बहुत विरोध था। मैं गोविंद मालू जी के पास जाऊं, उससे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी के पास जाऊंगा। जीत हासिल हुई है कांग्रेस को। भूपेंद्र जी, सबसे पहले आपको बहुत बधाई इस जीत के लिए। दूसरी बात, ये जीत पार्टी संगठन में ऊर्जा भरने का काम करेगी। कैसे पार्टी इस जीत को देख रही है भूपेंद्र जी? देखिए, ये पार्टी के लिए ये जीत जो है एक अच्छा संदेश है। जनता ने जो दिया है पूरे प्रदेश को और देश को, कि जो जब जनमत एक बार जब जनता व्यक्त करती है, और भारतीय जनता पार्टी की जहां पर भी सरकारें अगर जनता के जनमत से नहीं बन पाती हैं तो वहां पर ये खरीद फरोख्त करके और जनमत को लूटने का प्रयास करते हैं। ये हालात अभी मतलब ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश तक सीमित है या हम लोग इसका शिकार हैं। अभी जो पुडुचेरी की सरकार तो चुनाव के 1 महीने पहले उन्होंने गिराई है। इसी मेथड से पूरे देश में जहां इनकी सरकारें बनी, जहां इन्होंने राज्यों पे कब्जे किए, सिर्फ खरीद फरोख्त और तोड़फोड़ के माध्यम से इन्होंने कब्जे किए हैं। ये इनकी राजनीतिक दर्शन का हिस्सा बन चुकी है और ये इसको जनता ने डिसलाइक किया है। सारे जगह इसको जनता ने खदेड़ा है, खारिज किया है। बंगाल में भी वो सारे लोग जो खरीदे गए थे, बिखर गए, वो सारे लोग हारे हैं। और मध्य प्रदेश में भी जो है ये संदेश दिया है कि अब ये जो खरीद फरोख्त की राजनीति है कि जनता को लूटो और उन्हीं के पैसे से, उन्हीं के धन से फिर जनमत लूटो, ये राजनीति को जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और दूसरी चीज, मिस गवर्नेंस के खिलाफ ये वर्डिक्ट है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश को और पूरे देश के लिए मंथन की दरकार है कि जो आपके लोग जीतकर आए हैं उन्हें आप संगठित रख पाए, आपको वो छोड़कर ना जाएं।
पूरी बात कहने दीजिए, पूरी बात कहने दीजिए। जहां पर भी जो है इस तरह के लोभ लालच, लोगों की हैसियत से 100 गुने ज्यादा लालच फेंकने की शक्ति जिन लोगों ने अर्जित कर ली है जनता को लूट कर, वो ये खेल कर सकते हैं। इसमें लोगों का दोष नहीं है, इसमें एक सिस्टम का, एक प्रणाली का दोष है। कैसे एक चुनाव आयुक्त जो है चुनाव में रिटायर होने के दूसरे दिन गवर्नर बन जाता है, ये सवाल खड़ा नहीं होता इस देश में। कैसे जो है एक आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के 2 दिन बाद उसको जो है टिकट मिल जाती राज्यसभा की, ये सवाल नहीं खड़े होते क्या इस देश में? कि किस तरह से जो है संवैधानिक संस्थाओं की हत्याएं की जा रही हैं, किस तरह से जो पूरी जो हमारी लोकतंत्र की परिपक्वता 70 साल में जो लोकतंत्र बना है देश में, उसको किस तरीके से नष्ट किया जा रहा है। ये वर्डिक्ट इन सारी बुराइयों के खिलाफ है, उन कुप्रवृत्तियों के खिलाफ है। ये वर्डिक्ट पूरे देश में। आप चर्चा को थोड़ा सा और बहुत विस्तार में ले गए, केंद्र तक आप चर्चा को ले गए। मैं दमोह पर जिक्र कर रहा हूं और दमोह के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी क्या इसका इंपैक्ट होगा, इस पर चर्चा करना चाह रहा हूं। गोविंद मालू जी, तमाम रैलियां, बड़ी बड़ी रैलियां, तमाम मंत्रियों को, विधायकों को आप लोगों ने दमोह में झोंक दिया, मुख्यमंत्री की रैलियां हुई, फिर भी आप लोग जिता नहीं पाए अपने कैंडिडेट को। कहां चूक गए, कहां गलतियां हो गई? हर चुनाव के परिणाम एक सबक होता है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो जीत के बाद भी और पराजय के बाद भी उस पर समीक्षा करता है, मंथन करता है। यदि कम अंतर से जीत हुई तो उस पर भी विचार करता है, ज्यादा अंतर से जीत होती है तो उसके ज्यादा और कैसे मिले उस पर भी विचार करता है, और पराजय होती तो उस पर भी विचार करती है। तो पार्टी इन सब पहलुओं पर विचार करेगी, उस पर आपसी वहाँ स्थानीय स्थितियां, वहां की परिस्थितियां और सामयिक स्थिति क्या थी उस पर भी नजर रखे हुए है। और पार्टी का जो पदाधिकारियों का फोरम है, कोर कमेटी है, वो इस बात पर मंथन और विचार करेगी और उस पर जो कुछ आएगा उस पर आगे सुधार के लिए प्रयास करती ही है और करेगी। जी। लेकिन जयचंदों का बार बार जिक्र हो रहा है, आखिर चले मैं आपके पास आऊंगा दूसरा सवाल लेकर, लेकिन मृगेन जी एक सवाल जरूर उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल लोधी खुद गेम प्लान में फंस गए हैं? बार बार जयचंदों का जिक्र हो रहा है, कई और ट्वीट भी आए, हमने प्रहलाद पटेल का भी ट्वीट देखा, गृह मंत्री का भी बयान आया, मुख्यमंत्री का भी बयान आया। ऐसा तो नहीं कि वाकई में कोई गेम प्लान था? क्योंकि किसी हार के बाद ऐसे अपनों पर हमला करना, अपनों पर निशाना साधना बीजेपी की शैली में अमूमन कम देखा गया है। मृगेन जी, कहीं तो वो चिंगारी है तभी तो आग उठ रही है, तो कुछ न कुछ तो बात तो है कि जिसके कारण कहा जा रहा है कि नहीं जयचंद ने हराया। अब जयचंद कौन है तो नहीं कहा जा सकता कि अब अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं या किसको बोल रहे हैं। ये तो आने वाला समय जब उसकी मंथन करेगी भारतीय जनता पार्टी, पूरी चीज़ों को पता करेगी कि आखिर इसके पीछे कौन है, क्यों इतना विरोध था कैंडिडेट का या उम्मीदवार का। लेकिन ये चीज़ जो अभी भूपेंद्र गुप्ता जी ने भी कहा कि थोड़ा सा ये चुनाव परिणाम जो दल बदल कर इधर उधर जाते हैं, उनके लिए सबक जरूर बन सकता है कि नहीं, जो पहले 15 दिन पहले तक पार्टी को माँ के समान मानते थे और बोलते थे कुछ भी कर जाएंगे, किसी दूसरे दल में नहीं जाएंगे, और अगले 10-15 दिन बाद उनका दिल दिमाग बदल जाता है और चले जाते हैं। इन लोगों के लिए निश्चित रूप से सीख है। अब मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ है कि ठीक है, हार जीत किसी भी पार्टी की सत्ता होती रहनी चाहिए, लेकिन जिस पार्टी में आप पले बढ़े या इतना ऊपर पर, जिस पार्टी ने आपको इस लायक बनाया, आपको विधायक बनाया, उसको हम छोड़ के अपने जो भी स्वार्थ क्या थे तो मैं नहीं कह सकता करके उसके लिए आप छोड़ दो पार्टी और फिर जाकर लड़ो। और ये मुझे लगता है कि जिस तरह से उनको टिकट दिया गया, जयंत मलैया जी शुरू से इसका विरोध कर रहे थे, उन्होंने शायद मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिलकर अनुरोध किया था, कैंडिडेट का बहुत विरोध है तो ऐसा ना किया जाए। लेकिन शायद जब उनको लाया गया था तो उनको एक कमिटमेंट दिया गया था राहुल लोधी जी को कि हम आपको टिकट देंगे, इसी उसमें शायद वो आए थे। इस कारण ये सब चीजें हुई, ये सब कई सब कारण बनते गए जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को इतनी लंबी हार मेरे जहन में ये सवाल इसलिए उठा, आपने कहा ठीक है कमिटमेंट था, अब देना पड़ा टिकट। मृगेन जी, सांची का हम जिक्र करें, सांची में शेजवार परिवार का जमकर विरोध था। सांची में शेजवार परिवार भी वैसे ही एक्टिव है और उस क्षेत्र का बीजेपी का बड़ा दबदबा शेजवार परिवार का क्षेत्र में है, लेकिन इसके बावजूद
प्रभुराम चौधरी बम्पर वोटों से जीते, तो क्या वाकई में बीजेपी डैमेज कर नहीं पाई या फिर डैमेज कंट्रोल करना ही नहीं चाहती थी बीजेपी? नहीं, मुझे लगता है कि सवाल मेरा मृगेन जी आपसे, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जो चीजें हैं सबसे ज्यादा कैंडिडेट का विरोध था वहां, जिसके कारण ये स्थिति बनी। वहां प्रभुराम चौधरी जी का विरोध नहीं था उतना, प्रभुराम चौधरी जी बिल्कुल विरोध नहीं था कि प्रभुराम चौधरी का व्यवहार है जो भी कारण हो। यहाँ जो सबसे बड़ा कारण बना है कैंडिडेट के विरोध, और दूसरा जो रूरल एरिया में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें अच्छे वोट मिलेंगे और हम वहां से जो भी गड्ढा आएगा शहर में उसको पाट लेंगे। लेकिन कोरोना के कारण जो स्थितियां बनी और लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, इंजेक्शन नहीं मिल रहा, दवाएं नहीं मिल रही हैं, कहीं बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, इसका लेकर जो नाराजगी थी वो भी ये चुनाव में दिखाई पड़ी। जी ठीक है। भूपेंद्र गुप्ता जी, क्या कोरोना भी एक फैक्टर हो गया क्या यहाँ पर? कोरोना भी चुनावी मसला हो गया कि भाई एक तरफ लोग परेशान थे, दूसरी तरफ चुनाव लड़ा जा रहा था, रैलियां हो रही थी, हालांकि उन रैलियों में कांग्रेस बीजेपी दोनों की रैलियां थी। भूपेंद्र जी, ये कोरोना जो है, कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट है, जो मिस गवर्नेंस है, जो कुशासन है, उसके खिलाफ ये वर्डिक्ट है। और दूसरी चीज जो है, भारतीय जनता पार्टी के लोग आज किस मुंह से कहते हैं, जब दूसरी पार्टियों से जयचंद खरीद रहे थे पैसे देकर, और जो है कोई एक सरकार, चुनी हुई सरकार गिराकर अपनी सरकार स्थापित कर रहे थे, तब ये ख्याल नहीं आया जो आज जयचंदों का रोना रो रही है ये पार्टी। जब पेड़ बबूल का बोया है तो जो है आम तो लगेंगे नहीं उसमें। यही पूरे देश में आपने इसी राजनीति को बढ़ावा दिया है, जयचंदों को ढूंढना, जयचंदों को स्थापित करना, उनको महिमा मंडित करना, दूसरी पार्टियों के जिन पर मुकदमे चलाते थे उन्हें चोर कहते थे, उन चोर और डाकुओं को इकट्ठा करके एक राजनीति तैयार करना, ये पूरे देश में किया। अब जब देश में किया उसके परिणाम भी आने शुरू हो गए। जनता बर्दाश्त करती रही, बर्दाश्त करती रही, बर्दाश्त करती रही। अब एक स्थिति आ गई है कि जब जो है प्रेशर बाल फट गया है, ये जनता वो वर्डिक्ट दे रही, पूरे देश में वर्डिक्ट दे रही। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जो दर्शन है, ये चोट उस पर की है जनता ने, पूरे देश को संदेश दिया है कि जो लोकतंत्र की जो मौलिक परंपराएं हैं, जो उसका मूल्य वर्ग है, उन मूल्यों पर अगर नहीं चलेंगे तो जनता इतनी बेवकूफ भी नहीं है। वो तुम्हें मौका दे रही, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी कोई बर्दाश्त की कोई हद नहीं है। ये कितना कुशासन है, आज पूरा देश मरघट बना हुआ है। और कैसे मटक के लोग जो है कह रहे थे कि हमने जो है जीत लिया, 150 देश हमारे पीछे घूम रहे हैं। आज हम ना ऑक्सीजन दे पा रहे हैं, ना दवा दे पा रहे हैं, ना बिस्तर दे पा रहे हैं, और उसमें भी गाली बक रहे हैं कांग्रेस को, और उसमें भी कह रहे हैं कि साहब जो है कांग्रेस ये कर रही, कांग्रेस वो कर रही। कांग्रेस तो बाहर बैठी है भाई, वो कोई प्रशासन में है क्या? उसकी कोई शक्ति है क्या? आप जो है सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता में बैठ के भी गाली बक रहे हैं। जी, ये तो ऐसा वक्त है जब पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी सरकारें हो, किसी भी सियासी दल की सरकारें हो, मिलकर काम करना होगा। ये महामारी किसी पार्टी दल को देखकर नहीं आई है, हर कोई भी इससे संक्रमित हो सकता है। ठीक है गोविंद मालू जी, एक बड़ा विचित्र सा बात है। राहुल लोधी कह रहे हैं कि सिद्धार्थ मलैया अपना बूथ नहीं जिता पाए और राहुल लोधी खुद अपना बूथ हार गए। ये सर भूपेंद्र जी मैं आ रहा हूं आपके पास, इसके बाद अपना बात कंटिन्यू करिएगा। भूपेंद्र जी डिबेट खत्म हो जाएगी सर। गोविंद मालू जी, अपना बूथ जिता नहीं पाए राहुल लोधी, आरोप लगा रहे हैं सिद्धार्थ मलैया पर कि उन्होंने अपना बूथ नहीं जिताया। भाई हर बूथ पे आप हार रहे थे, ऐसी क्या हालात बन गए बीजेपी के? क्या वाकई में कैंडिडेट चुनने में गलती हो गई या फिर कमिटमेंट था तो फिर आपको राहुल लोधी को टिकट देना ही देना था, कोई विकल्प था ही नहीं? कोई हमें कैंडिडेट चुनने में गलती नहीं हुई। इसके पहले भी उपचुनाव हुए, उनके परिणाम हमने देखे, और जहां तक पराजय के बाद में तात्कालिक उत्तेजना में कई सारी बातें कही जाती, लेकिन हम उसकी समीक्षा की जाएगी कहां पर और किस बूथ पर और किस सेक्टर में और किस जगह पर किनकी जिम्मेदारी थी और वहां क्यों हारे, उसकी भी मीमांसा होगी, उसका एक पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन मैं भूपेंद्र जी की बात का जवाब दे दूं, वो गंगा की तरह पवित्र नहीं है कांग्रेस की जो हम पर आरोप लगा रहे हैं। हमने तो पुडुचेरी में भी जीते और यहाँ भी 19 उपचुनाव जीते। भजन लाल की भजन मंडली को देश में लोग भूले नहीं है, और कैसी संवैधानिक जीतना ही तुम्हारी भूख है, मर्यादा का आनंद, जीतना ही तुम्हारी भूख है, कई सारी नियुक्तियां, देश बर्बाद करके सत्ता हासिल करना ही तुम्हारी भूख है। कई सारे न्याय। आपकी बात पूरी हो गई, मेरी हो जाने दीजिए, मैंने आपको बीच में नहीं टोका था।
तो कई सारे ऐसे न्यायालय के न्यायाधिपति जिन्होंने इंदिरा गांधी के समय उनके कहने से निर्णय किया, उनके बाद उनको किस तरह उपकृत किया वो भी देश जानता है। देखिए, ये कोई आप गंगा की तरह पवित्र नहीं है कि जो आप हमको समझाई दे रहे। जीतन राम एक नाम बता दो, ऐसे कई एक नाम बता दो, और नंबूदरी एक नाम बता दो, मालू जी एक नाम बता दीजिए, झूठ मत बोलिए, और 356 झूठ मत बोलिए, एक नाम बता दीजिए। कोई सरकार को आपने गिराया, खरीद फरोख्त और आयाराम गयाराम तो आपके यहाँ से शुरू हुआ, हमने थोड़ी शुरू किया, और आपकी असफलता के कारण लोग भाग के आए। आप ही ने करा था, वो भी आपने शुरू किया था, हमारे वो भी आपने किया था। बहुत कोशिश की, खूब जाल फेंके जब सत्ता थी, हमारे यहाँ कोई बिका क्या? आपके यहाँ किस तरह से चरित्र की गिरावट है, इस बात से सिद्ध होता है कि आपके लोग कैसे चले जाते हैं। आप खुद ही कह रहे हैं, तो बिकाऊ तो आपके यहाँ, हमारे यहाँ थोड़ी है। आप जो कह रहे हैं, हम तो किसी को नहीं खरीदा, हमने तो वो तो जब जनता के बीच जवाब देना चाहते हो अगर भूपेंद्र जी, आप भूपेंद्र जी मृगेंद्र जी के पास जाऊंगा। जी भूपेंद्र जी, वचन पत्र का वचन भंग के आधार पर वो लोग पार्टी छोड़ के आए, और हमने इस देश में जो आयाराम गयाराम शब्द पैदा हुआ वो इन्हीं की राजनीति से पैदा हुआ। उस वक्त जो है भजनलाल इनकी पार्टी के साथ थे, हमारे बंसीलाल जी है वहां पर जो है मुख्यमंत्री थे। तो ये जो है ये इनकी राजनीति का हिस्सा, इस देश में ये गंदा शब्द पैदा इनकी राजनीति से हुआ है। इनको मालूम नहीं भजनलाल इन्हीं की इनके साथ थे। इनको जो है ये झूठ बोलने की जो ये जो पूरी बात सुन लो। आप क्यों रो रहे हो भाई? पूरी बात सुन लो मालू जी, रो मत, पूरी बात सुन लीजिए। अब आप ये आपके कुकर्मों का परिणाम है। पिछले 40 साल 50 साल का जो आपने जो बोया है उसी का फल भोग रहे हो आप। और कांग्रेस ने देश की जानता है। सुन लो पहले पूरी, और आपकी हालत बंगाल में क्या हुई, सुन लो भैया, आसाम में क्या हुई। चलो अब इनको बोल रहे सर कम शब्दों में भूपेंद्र जी सुन लीजिए भूपेंद्र जी, कम शब्दों में माफी चाहूंगा। ये भजनलाल देवीलाल से हटिए साहब, भजनलाल देवीलाल से हटिए। ठीक है मृगेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर दमोह पर लौट रहा हूँ। मृगेंद्र जी मेरा सवाल आपसे है, राहुल लोधी सीधा मलैया परिवार पर हमलावर हैं, लेकिन बीजेपी की ये शैली हमने नहीं देखी कि बीजेपी अगर हारती है तो इस अंदाज में अपनों पर खुलकर हमला बोले। क्या बीजेपी की रीति में अभी रंग नहीं पाए राहुल लोधी? मृगेंद्र जी, मुझे लगता है राहुल लोधी जी अभी भाजपा के रीत में रंग नहीं पाए हैं, इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो जनरली भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, और यहाँ लोग बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं किस पे आरोप लगा रहे हैं, क्या करने। तो मुझे लगता है राहुल लोधी जी को अभी थोड़ा समय लगेगा वहाँ भारतीय जनता पार्टी की नीति को समझने में। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात है देखने वाली कि दमोह में के इतिहास अगर उठा के देखें तो मैं समझता हूँ पिछले 30 साल से इतनी लंबी हार जीत किसी की भी नहीं हुई। दमोह का अगर इतिहास देखें तो कभी 150, कभी 200, कभी 92 वोट से हो रहे हैं, कभी 2000, 3000, 5000 ज्यादा, कभी वहां हार जीते। इतना लंबा जो मार्जिन हुआ है, निश्चित रूप से विचारणीय विषय है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लिए। आखिर इतनी लंबी जो हार हुई तो क्यों हुई? अगर थोड़ी बहुत हार होती तो मान ली जाती है। फिर जैसा कहा जा रहा है, अगर एक दो राउंड को छोड़ दिया जाए, हर राउंड में वो भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। ये अधिक महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जो उसका गढ़ था, मलैया जी लगातार वो हारे। मलैया जी पिछले बार भी कितने 780 वोटों से हारे थे। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का वहां 17,000 से अधिक वोटों से हारना। बिल्कुल मार्जिन बहुत बड़ा नहीं रहा है हार जीत का, और पिछले कई विधानसभा चुनाव का ये आंकड़ा है। लेकिन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि हारे हैं तो फिर सहज स्वीकार करें आप। ये हमने उदाहरण भी देखे हैं। बंगाल में अगर बीजेपी हारी है तो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई, उनके ट्वीट भी देखे हैं, गृह मंत्री के भी ट्वीट देखे हैं, उन्होंने ममता बनर्जी को बधाई दी। तो अगर जीते हैं, जो जीता है उसे आप बधाई भी दीजिए, हार सहज स्वीकार करें। ये कम से कम हमें जरूर रखना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप पहले दिन से शुरू कर दें, ये कम से कम ठीक नजर नहीं आता है। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, गोविंद मालू जी, मृगेंद्र जी, चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बहस में बस इतना ही। अपने हुए पराए।